मैं सबसे पहले इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है, आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कॉन्फ्रेंस की उपस्थिति और आप सबकी कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति इस बात का एहसास करा रही है कि वास्तव में एक कोई उत्सव हो रहा है, और उत्सव भी किस रूप में। मुझे याद है जब प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी ने मुझसे इस बारे में बहुत पहले आग्रह किया था कि हम एक आयोजन करना चाहते हैं कि इसके उद्घाटन सत्र में आप रहें, तो मैंने कहा कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए और अच्छा होगा, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं भी अपने बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी पूरा प्रयास होगा। बाद में एससीपीजीआई के सर धीमन भी प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी के साथ में आए, उन्होंने भी मुझे इस बारे में एक कहा था। मेरे सामने समस्या थी कि मुझे 18 से 23 के बीच में जापान में एक कार्यक्रम में रहना था, और जापान और सिंगापुर के उस कार्यक्रम के कारण मेरे लिए कठिन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये करते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में रहने का अवसर मिले, इसके लिए मैं असेंबली का अपना सेशन बुला लेता हूं इस दौरान। दूसरा, इस वर्ष का जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे ना कि इस वर्ष सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो आपके कारण वह सर्दी भी अलग अलग क्षेत्रों से आप आए होंगे, तो जो उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे तो उनके लिए कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो दक्षिण भारत की ओर से आए होंगे, इतनी सर्दी हमेशा नहीं पड़ती है यहां पे, लेकिन वर्तमान में कल परसों से ये हलचल बढ़ी है, और मुझे लगता है पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर आपको यहां की उत्तर भारत की सर्दी को भी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है, और आप लोग देश भर से आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। देश के अलग अलग कोने से भी आप लोग आए हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि यहां पे अब तक 1700 से अधिक डेलीगेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें 600 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के और लगभग 40 के आसपास ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फैकल्टी के रूप में, जो यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, उन सब की उपस्थिति इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। मैं इस सब के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे लगता है कि एसजीपीजीआई की अब तक की हुई किसी भी कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कॉन्फ्रेंस में से ये अपने आप में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई इस कॉन्फ्रेंस को हम मान सकते हैं। आप लखनऊ में आए हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लगभग 75 लाख की आबादी इस जनपद में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस पूरे राज्य में, जिसको आप भारत की आत्मा के रूप में भी मान सकते हैं, वह सब कुछ आपको भारत के अंदर देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो आप भारत के अंदर देखना चाहते हैं।
यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ के रूप में आपने प्रयागराज का सुना होगा, जहां के बारे में मान्यता है कि गंगा यमुना ये दोनों तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मां सरस्वती भी अदृश्य रूप से वहां पे त्रिवेणी में मिलती है। और इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। इस सदी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में सहभागी बने थे। वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में स्थित है। काशी, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश की संसद में उसी वाराणसी यानी काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे सहयोगियों ने आपको अभी बताया है कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। अयोध्या दुनिया की पहली सोलर सिटी भी बन गई है। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं आज आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी सिटी के रूप में अयोध्या एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। वो हमें त्रेता युग की याद को फिर से स्मरण करा देती है। जो हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वह सब कुछ दृश्य आज अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। देश के प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाने के लिए वहां पर उन्होंने उस लड़ाई को नेतृत्व दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने झांसी के से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई को लड़ रही थी। यह भी 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की गाथा को उन्होंने झांसी के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में अनेक ऐसे अवसर भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट करके इसी काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना भी गोरखपुर में हुई थी। ये सभी देश की आजादी से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण या देश के हर महत्वपूर्ण पड़ाव का स्थल उत्तर प्रदेश रहा है। और उस उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी आबादी के सामने इस सभी प्रकार की उसका समग्र विकास हो, इन सुविधाओं से वह संपन्न हो, इन सब के लिए एक सामूहिक प्रयास, ये केवल सरकार के द्वारा नहीं के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सब के सामूहिक प्रयास से ही वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और उसी प्रयास के दृष्टि से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होते हैं। मैं इस अवसर पर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे मुझे लगता है कि एसजीपीजीआई बनने के बाद प्रारंभिक दिनों की बात छोड़ दें, शेष उसके बाद एसजीपीजीआई जैसे संस्थान उपेक्षित से हो गए थे। हम लोगों ने पिछले 8 वर्षों में यहां बुलाया, यहां पहले प्रोफेसर कपूर थे, उसके बाद प्रोफेसर धीमन आए। प्रोफेसर धीमन वर्तमान में कार्यरत हैं। हम लोगों ने कहा भाई जो भी चाहिए अपना प्लान बना के पहले भेज दिया करिए, और जितना पैसा मांगा हम पैसा देते हुए थकते नहीं, भले ये पैसा लेते हुए थक जाएं।
गवर्नमेंट के स्तर पर कमी नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, देश का वे टॉप के 3 राज्य हैं जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक है। आज से पहले बीमारी थी तो प्रदेश भी बीमार हो गया था, पैसा भी नहीं था। हमने मेहनत की, टीम वर्क से कार्य खड़ा किया, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमें कहीं से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर संस्था को, हर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी दिया। 17 के पहले तो यहां पे, आज मैं वही बोलता हूं, हमने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की। सुरक्षा के लिए हमने बेहतर माहौल दिया। जो पहले यूपी बदनाम होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के कारण, आज वो समाप्त हुआ। आज माफिया मुक्त हो गया यूपी, दंगा मुक्त हो गया यूपी, गुंडा मुक्त हो गया है यूपी। अब यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिक प्रोडक्ट है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम आप देखते होंगे। प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो वह अपने उस परंपरागत उद्यमी के द्वारा, हमारे कारीगरों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है, उस प्रोडक्ट को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उपलब्ध करवाते हैं। कितने बड़े पैमाने पे आप देखते होंगे आज के दिन पे। यानी हम अकेले यूपी से एमएसएमई प्रोडक्ट के 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक यहां से हम एक्सपोर्ट करवाते हैं यूपी से, अकेले यूपी में। तो जो राज्य 2 लाख करोड़ का केवल एमएसएमई एक्सपोर्ट करता होगा, वो कहां से बीमार रहेगा? उसकी सेहत तो अपने आप ही स्वस्थ ठीक हो गई होगी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम बता रहे थे कि हमने हब एंड स्पोक मॉडल पर, हमने उसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया था जब कोरोना कालखंड था। हमारे पास उस समय इतने योग्य चिकित्सक नहीं थे, एनेस्थेटिक नहीं थे, क्रिटिकल केयर के लिए वहां पर आईसीयू को संभालने वाले लोग नहीं थे। हमने कुछ मास्टर ट्रेनर यहां तैयार भी करवाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई है सीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल में। लेकिन हमने गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी बोर्ड के रूप में एक कमेटी प्रोफेसर धीमन के नेतृत्व में बनाई थी, और उस समय हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि लोग हमें सजेस्ट करें क्या हमें करना है। और उस समय हमने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। वर्चुअल आईसीयू 3 संस्थान अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग जिलों को इन्होंने जोड़ा है। और मैं देखता था 1 घंटा इस समय देते थे और पूछते थे क्या समस्या है, पेशेंट की कोई समस्या है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी तो यहां की टीम वहां जाके वर्चुअल, वहां फिजिकली जाकर के उस समस्या का समाधान भी करती थी। टेली कंसल्टेशन कैसे होना चाहिए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने वहां पर उस समय देखी थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इसको हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने देखा होगा हमारे पास आयुष्मान भारत के 5.5 करोड़ तो गोल्डन कार्ड हैं जो हम लोगों ने गरीबों को दे रखे हैं। मैं अपने सीएम रिलीफ फंड से, आप अनुमान करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर आता है, डॉक्टर को अच्छे इंपैनल्ड हॉस्पिटल से अप्रूव करा के भेजा हुआ है, मैंने अकेले 1 वर्ष में अब तक 1300 करोड़ रुपए केवल गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवाया है। जो आता है उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य पर उसका अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए।